हेलो स्टूडेंट्स, मान्या कंपटीशन एंड ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की हिंदी पुस्तक गोधली को पढ़ेंगे, जिसका दूसरा चैप्टर है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव वर्तमान में सिवान जिला के अंतर्गत आता है। उनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। फारसी भाषा ईरान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में बोली जाती है। अंग्रेजों के भारत आने से पहले दरबारी कामों में और लेखन की भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता था। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। पहलवानी यानी कि कुश्ती, घुड़सवारी जिसमें व्यक्ति घोड़े पर बैठकर सवारी करता है। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। पहले तो उनका छपरा हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, जहाँ वे 8 क्लास में एडमिशन उनका कराया गया। वार्षिक परीक्षा में वे प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्रातांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th एग्ज़ाम में वो फर्स्ट डिवीज़न आए। उसके बाद IA, BA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। BL यानी कि बैचलर ऑफ लॉ। 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हुए। 1911 ईस्वी में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए। कलकत्ता से अपने फिर वो पटना चले आए। राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ या उच्च कोटि का। वे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हुए। इनसे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। कोलकाता में जब राजेंद्र प्रसाद जी छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। 1908 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ इसके विरुद्ध में। इसके प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। उत्तेजना का अर्थ होता है आक्रोश या आक्रोश का माहौल था पूरे देश में। यह भी अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो का ही एक हिस्सा कहा जाता है। बिहार टाइम्स यानी कि साप्ताहिक पत्रिका के संपादक यानी कि पुस्तक, साप्ताहिक पत्र आदि को संशोधित कर प्रकाशन के योग्य बनाने वाले व्यक्ति को संपादक कहते हैं। इंग्लिश में इसे एडिटर कहते हैं। महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ना, ये हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी का प्रचार प्रसार करने का एक प्रमुख सार्वजनिक संस्था है। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। जब तक वे जिए तब तक वो अपना लिखते रहे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी झांकी पेश करता है जिसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। चलिए अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। पुरातन यानी प्राचीन या प्रथम, और विद्यापीठ यानी कि शिक्षा का बड़ा और प्रमुख केंद्र, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है।
इसी का एक गौरवपूर्ण गाथा यानी कि प्राचीन काल की ऐतिहासिक कथाएं जिनमें लोगों के गौरव यानी कि महानता का वर्णन होता है, उसे ही हम गौरवपूर्ण गाथा कहते हैं। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। आकर्षण का अर्थ होता है जिसमें आकर्षण हो, अपनी ओर खींचने वाला। नालंदा अपनी ओर शिक्षा के लिए लोगों को खींचता था, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत है। कहने का अर्थ यह है कि कोई मनुष्य ज्ञानी हो तो उसमें उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसकी जाति या धर्म मायने नहीं रखती, महत्व तो बस उनके द्वारा दी गई ज्ञान का होता है। नालंदा का नाम पूरे एशिया महाद्वीप में विख्यात था शिक्षा के लिए। नालंदा इसका जीता जागता स्वरूप है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। जो एशिया महाद्वीप का मतलब पर्वत और समुद्रों तक, मतलब विदेशों में भी ये नालंदा विश्वविद्यालय का नाम था। और लगभग 600 वर्षों तक कहा जाता है कि मानते हैं 600 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय उसे कहते हैं जहां घर से दूर आए छात्रों को भोजन, शिक्षा, कपड़ा इत्यादि प्रदान की जाती है। हाँ, 600 वर्षों तक ये चैतन्य केंद्र इसलिए बना रहा, एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर ध्वस्त कर दिया था। भारत में बहुत से आक्रमणकारी आए, सभी ने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूटकर यहाँ से ले गए, परंतु शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। कोई शिक्षित हो तो वह सब दोबारा हासिल किया जा सकता है। इसी वजह से उन आक्रमणकारियों ने उस शिक्षा के केंद्र को ही जलाकर नष्ट कर डाला। मगध बिहार का ही प्राचीन नाम है। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। तप्त कुंड यानी कि वह तालाब, झील या कुंड जिसका जल प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। प्रवारिक यानी कि वस्त्र निर्माता को कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और मेखलीपुत्र गोसाल 6ठी सदी के एक प्रमुख आजीविक दार्शनिक हैं। इन्हें नास्तिक परंपरा का संस्थापक माना जाता है। नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते। ऐसे विचारकों के 4 धाराएं मानी गई हैं: आजीवक, जैन दर्शन, चार्वाक तथा बौद्ध दर्शन। उस समय यह राजगिरी का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। वाहिरिक का अर्थ होता है नगर के निकट का कस्बा या बस्ती, जहाँ महावीर ने 14 वर्षवास व्यतीत किए, मतलब 14 साल तक यहीं पर महावीर रहे। सूत्रकृतांग का अर्थ होता है कि जैन श्वेतांबर सिद्धांत के 12 मुख्य अंगों में से दूसरा अगम है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इसे गांधार सुधार स्वामी ने अर्धमगधी प्राकृत में लिखा था। अगम का अर्थ होता है जैन ग्रंथ के मूल ग्रंथों के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सूत्रकृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान्य, शैया, आसन, रथ, सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया। जब भगवान यहाँ आए, भगवान बुद्ध, तो उन्हें सोने चांदी, सोने के लिए शैया, आसन बैठने के लिए रथ, ये सब उन्हें भेंट दिया, स्वागत किया ये सब से, और उनका बाद में शिष्य बन गया। तिब्बत के एक विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार, कहाँ के ये लामा तारानाथ है? तिब्बत के विद्वान हैं, के अनुसार नालंदा सरिपुत की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था।
सरिपुत्र जो गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख छात्रों में से एक है। चैत्य का अर्थ होता है एक बौद्ध या जैन मंदिर जिसमें एक स्तूप होता है। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसमें पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए यह बनाया जाता है। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने भी भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। किनका किनका? एक तो तारानाथ, भिक्षु और नागार्जुन और आर्यदेव का। तारानाथ ने भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव का भी संबंध नालंदा से लगाया है। यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिग्नाथ ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। अग्रणी मतलब आगे, सबसे पहले। 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा आए थे। उन्होंने शरीपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। परिनिर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति या अंतिम मृत्यु। किंतु नालंदा का अवशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग का अन्य नाम हुएनसांग भी है, इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। कहते हैं 7वीं सदी में जब युआन चांग यहाँ नालंदा आए थे तो ये सबसे उन्नति के शिखर पर नालंदा था। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं मिली। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। ना अलदा यानी कि कभी यहाँ तृप्ति नहीं मिली। ना अलदा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। ना उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और ना उसे लेने वाले को। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ की जो जनता लोग थी वो दान दी थी, तो उसी दान से ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ। कितने व्यापारी? 500 व्यापारी, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। युआन चांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठों के विहार कहा जाता है। बौद्ध मठों को विहार कहा जाता है जिनमें भिक्षु निवास करते हैं। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। किनकी? तो यशोवर्मन के शिलालेख में। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। कहते हैं यहाँ के विहार इतनी ऊंची थी कि मानो कि उनके जो शिखर है वो आकाश को छूती है। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। उनके सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। आम्र कुंज यानी कि आम का बगीचा। यहाँ के भवनों और शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता है। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। अलंकरण का अर्थ होता है शोभा की वस्तु। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा का सबसे अद्वितीय है। चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार के 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। जो खुदाई में पुरातत्व विभाग जो खुदाई किए हैं उनसे भी ये अवशेष मिली है कि हाँ ऐसे कमरे थे और मंडप थे। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के
व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। ये सब तो भवन के निर्माण के लिए तो दान दी गई थी और वहाँ के व्यय खर्चों के लिए 100 गांवों का आय निधि के रूप में वहाँ समर्पित की गई थी। इत्सिंग के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुँच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। कौन कौन सा? एक तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य निर्माण में पर्याप्त भाग लिए। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई है। ताम्रपत्र का अर्थ होता है तांबे की चद्दर का एक टुकड़ा जिस पर प्राचीन काल में अक्षर खुदवाकर दानपत्र आदि लिखते थे। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बल्लभपुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। कितना? तो 500 गांवों का दान, 5 गांवों का दान। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति शक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 5-9 गांवों की आय, प्रज्ञा, परमिता आदि का पूजन चतुर्दश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर का अर्थ होता है योगियों या भिक्षुओं आदि के पहनने का वस्त्र, चादर आदि, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियों, विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुई थी। नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पहला हुआ कि शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। तथा शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प सीखना वहाँ अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों को व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। 5 तो विषय प्रमुख था ही, वो लेना ही था। इसके अलावा अपनी रुचि का एक और विषय रखते थे। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान कौन थे? शीलभद्र। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध थे। आचार्य शीलभद्र से पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युआनचांग के समकालीन थे। उस समय युआनचांग अपने देश चीन को लौट गए। उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युआनचांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए कहा था। युआनचांग को वहाँ के आचार्य और वहाँ जो भिक्षु लोग थे वो बोले यहाँ रह जाने का अनुरोध किए। युआनचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, उसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैं अपने
जो मैंने पढ़ा सुना उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिससे फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हूँ। इस उत्तर से सीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो एक बोधिसत्व जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदा दशाओं का समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट श्रोंग-छन-गम्पो 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोम्बी सम्भोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। कौन थे ये तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य? कौन थे? कमलशील भी तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर शनय शनय मतलब धीरे धीरे वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव 749 ईस्वी में और दीपशंकर श्री ज्ञान अतिश 980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंदेशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर और प्रभाव उत्पादक है। विद्वानों का अनुपम है कि कुर्की हार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ, कुर्की कार गया का जिला है जो बिहार में स्थित है। जो मूर्ति है नालंदा शैली से प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस संवनित साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा ले और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित कर सकें। ऐसा कहते हैं कि ये जिस तरह का यहाँ शिक्षा व्यवस्था थी उसी तरह का आज भी यहाँ पुनः स्थापित होनी चाहिए, जिससे यहाँ के विद्यार्थियों को और यहाँ के शिक्षकों को अच्छी शिक्षा और वह अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।